एक्वस, एक्वस क्या है? तो अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में हो, है ना, हम कहें कि NaCl अपना कहां प्रेजेंट है? पानी में प्रेजेंट है, तो हम उसके ब्रैकेट में AQ लगा देंगे। AQ रिप्रेजेंट एक्वस, एक्वस मींस पानी, एक्वा। इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा जाए? प्लेट के पास कौन आएगा? नेगेटिव आयन आएगा, एनायन आएगा, तो ये एनोड कहलाएगा। इसकी तरफ पॉजिटिव आयन आएगा, कैथोड आएगा, कैटायन आएगा, तो ये कैथोड कहलाएगा। हो गया ना? वैसे यहां भी नाम रखा है। हेलो एवरीवन, तो श्री सागर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात क्या करने वाले हैं? अभी 2025 का बोर्ड एग्जाम, 10th बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। 3 दिन बाद इंग्लिश का है, उसके बाद 20 तारीख को अपना साइंस है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, साइंस के चैप्टर वाइज एकदम एक शॉर्ट वीडियो, मतलब इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, कि किसी भी चैप्टर में क्या टॉपिक्स है, किस चैप्टर में क्या टॉपिक है और कितना किसमें क्या पढ़ना है, ये सब चीज को यहाँ पर हम डिस्कस कर देंगे। काफी एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, कोई ज्यादा लंबा नहीं, कोई ज्यादा डेफिनेशन, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरे चैनल को, बिल्कुल नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर देना, है ना, एकदम एक नया शुरुआत है, तो योर सपोर्ट इज नीडेड। तो थोड़ा सा देखते हैं, तो क्या चैप्टर है पहला? फर्स्ट चैप्टर हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लियर। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में शुरुआत कहां से होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो अपना कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी हम बात कर रहे हैं रिएक्शन क्या होता है, तो किसी भी प्रोसेस में अगर कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज तो हम उसको रिएक्शन बोलते हैं। इधर क्या दिया है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है ना। तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो कलर चेंज दिखता है, स्टेट उसका चेंज, मतलब हो सकता है सॉलिड का रिएक्शन हो, गैस मिल जाए, या कोई लिक्विड रिएक्ट करके गैस बन जाए या सॉलिड बन जाए। फिर टेम्परेचर चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, इस तरह का, इस तरह से। तो सिंपलेस्ट वे अगर हम लिख रहे हैं किसी रिएक्शन को तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। इस पे आएंगे अभी आगे भी, कि जैसे अगर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये पूरा स्टेटमेंट लिखा जाए टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये एक रिएक्शन का स्टेटमेंट हुआ। इसी को अगर हम क्या कर रहे हैं, वर्ड में लिखे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या बनता है? इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या है, तो क्लास 10th में जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे, जो अभी बोर्ड में आने वाला हो। क्या है पहला? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्बिनेशन क्या देखा गया ना, एक्सोथर्मिक होता है, वो भी यहां कवर हो जाएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं। डिकम्पोजिशन में यही जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, मिलकर एक बनना, यही एक जो है वापस से टूट गया 2 या 2 से 3 अलग अलग सब्सटेंसेस में, तो हम उसको डिकम्पोजिशन। और तोड़ने में क्या हो सकता है? एनर्जी लगे, कि कोई भी सब्सटेंस को अगर तोड़ा जा रहा हो तो उसमें क्या नीडेड होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड हो सकता है, तो हम कहेंगे वो इंडोथर्मिक है। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेशन। और एक बहुत अच्छा रिएक्शन जो आगे 11 12 दोनों में पढ़ना मिलेगा, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर ये सब चीज को हम लोगों ने देख लिया। फिर क्या आता है हमारे पास? जैसे ये पढ़ लिए, क्लियर। फिर हमको मिलेगा इधर सेम पोर्शन में सेकंड में जो रिएक्शन आया था उसको देख लेना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अभी उधर देखे थे कि वर्ड में लिखा गया था, वही वर्ड वाले रिएक्शंस को ध्यान देना थोड़ा सा, जो वर्ड में लिखा गया था अब हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला में यूज करेंगे। कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्लियर है। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाया, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या है, ध्यान देना, कोई भी मैथ्स का भी इक्वेशन होता है या कहीं भी अगर इक्वेशन की बात होती है तो एक LHS होता है और दूसरा RHS होता है। और मैथ्स में हम लोग पढ़े कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ केमिस्ट्री में भी क्या होना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। क्या इक्वल टू? तो कहा गया कि मास। देखो आगे मिलेगा भी, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होगा? बैलेंस। मतलब इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड क्या इक्वेट करना है?
कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों साइड के मासेस, कि अगर हम रिएक्टेंट 100 ग्राम रिएक्ट करा रहे हैं तो मिलना भी कितना होगा 100 ग्राम ही, मींस सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मासेस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इधर जितना मास लग रहा है उतना ही मास इधर मिलेगा। तो मास इक्वल कैसे होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि मास इक्वल करिए, तो मास इक्वल करने का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, इधर देखो मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है बट इधर 1 है, जैसे ये डिफरेंस आ गया हम कहेंगे रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, तो एक बहुत फेमस सा अपना मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस कर दिए। क्या बैलेंस किया गया, देखो इसके आगे 2, तो यहां कोई बैलेंसिंग हम नहीं बता रहे, बस ध्यान रखना है कि कभी भी बोर्ड में जब हम रिएक्शंस को लिखेंगे तो ऑलवेज इन बैलेंस्ड फॉर्म, ठीक है। तो बैलेंस में लिखेंगे। क्यों बैलेंस किया गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे बैलेंस होगा, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स सेम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट रहेगा, उसमें कोई खत्म या किसी को हटाना नहीं। फिजिकल स्टेट अगर बताना है तो हम उसको सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड के लिए एस यूज करते हैं, लिक्विड के लिए एल। एक्वस, एक्वस क्या है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में हो, है ना, हम कहे कि NaCl अपना कहां प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है, तो हम उसके ब्रैकेट में AQ लगा देंगे, AQ रिप्रेजेंट एक्वस, एक्वस मींस पानी, एक्वा, ठीक है। ये वर्ड आया कहां से, एक्वा से आया। और अगर कोई गैस बन रहा है तो हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है। स्केलेटन, ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसी को क्या कहा जाता है, स्केलेटन इक्वेशन, ठीक है। यूजुअली अनबैलेंस इक्वेशन, बट देयर आर फ्यू which need to be balanced, they are already balanced। कुछ ऐसे इक्वेशन भी होते हैं, जैसे अगर हमारे पास C प्लस O2 क्या बनेगा, CO2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड है, इसको स्केलेटन भी बोल सकते हैं या बैलेंस्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा स्केलेटन इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो स्केलेटन में CO2 वाला आ गया, CO2 दोनों साइड, ठीक है। ZnH2 H2SO4 ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो ये जो अभी दिख रहा है सामने एकदम बिल्कुल सही तरीके से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा गया है। अभी इस वीडियो के बाद एक एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है जिसमें रिएक्शंस को इक्वेशन में चेंज करना है, वो वीडियो भी अभी लाने वाले हैं, तो इस वीडियो के बाद ही, ठीक है। ये रहा, ये रहा, फिर NaCl AgNO3, तो ये सभी इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन है और सेम ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम इसको बैलेंस इक्वेशन भी कहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्लियर। फिर क्या है, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस, ये डेफिनेशन आ गया। रिएक्टेंट का क्या डेफिनेशन होगा, तो ये रहा, सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इधर ये सब, ये हो गया, ये हो गया, या ये सब आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट है, इनके रिएक्शन के बाद ये सब सब्सटेंस बन रहा है, तो हम इनको प्रोडक्ट कहेंगे, क्लियर है। और जब भी रिएक्शन लिखना तो ये स्टेट्स जरूर बताना है, सॉलिड लिक्विड गैस को, इसको मिस करने का कोशिश नहीं करना है, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल्स, कुछ और केमिकल हमारे आसपास जो डेली के लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देख के चलना है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही जमाना। फिर क्या ऐसा होगा कि वो रिएक्शन हुआ हमको पता चले कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस है, क्लियर। मतलब ये 4 तरह से अगर कुछ हो रहा है, कोई चीज वहां चेंज हुआ, अपने आप कहीं से गैस निकलने लगा, कोई रिएक्शन हो रहा है, अपने आप कुछ गर्म हो गया, हम कह रहे कोई रिएक्शन हो रहा है, कहीं कलर बदल गया, कुछ रिएक्शन हो रहा था। स्टेट, सॉलिड से लिक्विड आना या लिक्विड से गैस, इसमें हर बार नहीं कहना है कि रिएक्शन हुआ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है क्या कि स्टेट चेंज हो जाए लेकिन रिएक्शन नहीं हो, जैसे बर्फ रखे कुछ देर बाद पानी बन जाएगा, स्टेट चेंज हुआ और रिएक्शन नहीं है, वो फिजिकल चेंज है, क्लियर। इसी में एक और लिख भी सकते हैं, दैट इज
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की पीपीटी का बनना। ठीक है, फिर देखो आगे क्या है, वेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से दिखाते हैं, क्या हमारा तरीका होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो देखो वर्ड इक्वेशन बिल्कुल ध्यान से समझना है, सीखना है इसको, क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ये राइट हैंड साइड में रखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट बन रहा है, क्लियर। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, और इसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखा गया। तो देखो जिंक रिएक्टेंट में था जिंक, तो जिंक के लिए Zn रखा गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रखा गया। ये सब LHS में था, रिएक्टेंट था। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम किस तरह से, इस तरह से एरो से दिखाएंगे एकदम, ये तो कॉमन सी चीज है, बहुत पहले बच्चों को आ जाता है। फिर ZnSO4 बन रहा है, तो यहाँ जिंक सल्फेट तो ZnSO4, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। आ रही बात समझ में। अब ध्यान रखना, अब तो बोर्ड एग्जाम में काफी पास है, तो हम बहुत बेसिक नहीं बात कर सकते। ये जिंक सल्फेट बोला गया, तो फॉर्मूला कैसे सेट किया जाता है, इसके लिए एक बहुत छोटा छोटा वीडियो है, उसको वॉच कर सकते हैं। बट अब बोर्ड के लिए ज्यादा टाइम लॉस उसमें नहीं करना है, आगे ध्यान देना है, ठीक है। फिर देखो अपने पास क्या है, केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। तो अभी जो हम लोग देखे वो क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा गया, वर्ड से कहां लाया गया, इक्वेशन में, सिंबल्स और फॉर्मूला में जब लिखे, ये क्लियर। तो देखो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी, ध्यान देना, रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एलिमेंट, केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेंट, ध्यान देना, एंड प्रोडक्ट विद मेंशन फिजिकल स्टेट। मतलब कि जब हम लिख रहे हैं तो सिंबल का यूज होगा, एलिमेंट, जो एलिमेंट वहां प्रेजेंट है, जैसे जिंक प्रेजेंट था तो Zn लिखे थे, वो सिंबल है। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी यूज करना है जब कोई सब्सटेंस हो। फिर क्या, अगर कोई प्रोडक्ट में भी सेम काम करना है, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस में था तो H2 लिखा गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 बना गया, क्लियर। ये सब साथ में फिजिकल स्टेट भी लिखना है, क्लियर है। फिर क्या, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ध्यान देना यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे एकदम एक छोटा सा अगर रिएक्शन ले हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में, तो हम यहाँ सॉलिड या नीचे में भी सॉलिड लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। एरो ये टूटता है हीट करने पर, और क्या देता है, CaO सॉलिड प्लस नीचे लिख रहे हैं CO2 गैस में। ये आया एग्जैक्ट, ये दोनों लाइन को फॉलो करते हुए लिखा गया है, क्लियर है। तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, बोर्ड एग्जाम में एकदम सही सही लिखना है। बहुत बार गलती क्या होता है ना, कैल्शियम CO3 ऐसे कर देते हैं, या कभी CO2 लिखने बोला जाए ऐसे कर देते हैं, एकदम ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ओ यहाँ ये ओ या ये ओ या ये ओ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ऑक्सीजन का कैपिटल O से सिंबल रिप्रेजेंट करना है, उसमें गलती नहीं हो, ठीक है। तो यहां जैसे लिखा गया है, कौन कैपिटल होगा कौन स्मॉल होगा, इसको अच्छे से ध्यान में रख करके चलना है, गलती ना हो ये ध्यान रखना, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, ये सब देख लिए, क्लियर है। फिर यहाँ एक एग्जांपल लिया गया, साथ ही इस एग्जांपल में देखो आगे 2 लगाया गया है। ये 2 क्या बताता है, ये 2 बोल रहा है कि बैलेंस भी करिए इक्वेशन, अनबैलेंस नहीं छोड़ना है। तो ये जो इतना लिख दिए, इतने से काम नहीं चलेगा, ये इक्वेशन बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस क्यों होना चाहिए, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट इक्वल करना है, और मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और भी, ये है इक्वेशन। तो 1 मार्क्स में अगर ये कभी आया कि व्हाई केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसा लिख के आना है, ठीक है। फिर देखो कैसे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो कहा नंबर ऑफ एटम्स of the element involved in the chemical reaction should remain same at reactant and product side, दोनों साइड बराबर सेम होना चाहिए,
हो गया, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहां तक था इस चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हमें क्या मिलता है, क्या पढ़ना होता है, रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, लिखते कैसे। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट नंबर इज कॉम्बिनेशन। सर क्लास में बहुत बार ये पढ़ाए भी होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो एक उस बताने का एक सिंपल सा तरीका का कि ए बी है, वो एक कंपाउंड सी बना लिया, या ए बी सी होगा, तीन अलग अलग चीज होगा, वो एक हो गया, तो हम कहेंगे ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल में भी लिख दिया C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 + O2 H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये क्या आया एग्जांपल किस चीज का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और ध्यान रखना थोड़ा सा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। हर बार नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन ज्यादातर चीज में क्या होता है, दो चीज कंबाइन रिएक्ट होता है और एक नया चीज बनता है। तो वो रिएक्ट क्यों हुआ? उसमें थोड़ा एनर्जी था, जब रिएक्ट हो गया तो वो सारी एनर्जी निकल गई और एक नया चीज बन गया। आ रही बात समझ में? तो हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो ये कुछ कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए ये लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या है? कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, उधर था बनना कि दो या तीन चीज कंबाइन होकर के एक बन रहा है, यहां पर एक चीज दो या तीन में टूटेगा। जैसे लिखा भी गया है कि a compound splits into two or more simple substances is called decomposition। ठीक है, अब ये छोटा टॉपिक नहीं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। क्या है बड़ा टॉपिक, ये ध्यान देना। डिकम्पोजिशन में किस तरह से तोड़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है फिर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि हम किस तरह से तोड़ रहे हैं। जैसे अगर हम हीट लगा के तोड़ रहे हैं तो उसको कहा गया थर्मल। कैसे? हीटिंग करके, हीट किए। जैसे जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट है FeSO4, हीट करके तोड़ा गया। और देखो तीन सिंपल सब्सटेंस मिल रहा है। तो जिंक सल्फेट पहले फेरस सल्फेट, जो नाम है, सॉरी फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का था। इसको जब तोड़ा गया तो फेरिक ऑक्साइड मिला जिसका रेड ब्राउन कलर हो गया, कलर चेंज आया यहाँ। तो जैसे ही कलर चेंज आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दिया हुआ था कि कलर चेंज। फिर देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, ये क्या देगा? क्विक लाइम आ गया और CO2 गैस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद रखना। VBI कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 2241 बैलेंसिंग भी आएगा। ठीक है, कि बैलेंस करिए। क्या है? लिड ऑक्साइड, ध्यान देना, लिड ऑक्साइड, सॉरी लिड नाइट्रेट, लिड नाइट्रेट लिड ऑक्साइड में बदलेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और O2 गैस में आएगा, यहां G होगा। इनका ध्यान रखना है कि लेड नाइट्रेट है ये, लेड नाइट्रेट। और ध्यान दो जब हम नाइट्रेट बोलते हैं तो NO3 पे सिर्फ माइनस चार्ज होता है, सिर्फ माइनस चार्ज। क्लियर? और यहां पर पीबी का जो वैलेंसी है 2+ है, इसलिए फॉर्मूले में देखो क्या लिखा गया, Pb 1 है और पूरा का पूरा NO3 होल 2 है। इन सभी फॉर्मूला कैसे बन रहा है उनका ध्यान रख के चलना है। वो वैलेंसी पढ़े थे ना, क्रिस क्रॉस मेथड, वही अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट लिड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और O2 में टूटा, ये इक्वेशन हुआ। बैलेंस क्या? 2241, ये बैलेंस हो गया। इस तरह से इनको ध्यान में रख करके बैलेंस करेंगे। तो ये तो था थर्मल डिकम्पोजिशन की, हीट करके डिकम्पोज किए। फिर आता है अगर हीट से नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं अपने पास जो सिर्फ हीट करके नहीं टूटते हैं, उनमें थोड़ा और पावर लगाना पड़ता है। वो पावर है क्या अपने पास? इलेक्ट्रिसिटी। कि वो कैसे टूटेगा? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको कहा गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
इलेक्ट्रोलाइटिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या आता है कि अगर NaCl है, वाटर यहां एग्जांपल दिया हुआ है वाटर का, इस तरह के सब्सटेंसेस हैं तो ये हीट करने से नहीं टूटते हैं, इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब कैसे तोड़ा जाएगा? तोड़ा जाएगा इनको इलेक्ट्रोलाइटिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिखा है डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग इन बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन। फिर एक नया वर्ड आ गया यहाँ, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन से ही नाम रखा जाता है एनोड और कैथोड। ध्यान रखना, कोई भी प्लेट अगर है, जैसे यहां देखो दो प्लेट है, इस तरह का डायग्राम है, या इससे भी सिंपल डायग्राम क्या होगा, इस तरह का एक कंटेनर लेना, इसमें ऐसे करके दो प्लेट बना देना, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अब देखो नाम बहुत सिंपल तरीका है नाम रखने का। क्या नाम रखने का तरीका है? पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी तरफ नेगेटिव आयन आएगा, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव आयन आएगा तो नेगेटिव आयन को हम लोग पढ़ते हैं एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। तो बस नाम रखा गया कि पॉजिटिव प्लेट के पास कौन आएगा? नेगेटिव आयन आएगा, एनायन आएगा, तो ये एनोड कहलाएगा। इसकी तरफ पॉजिटिव आयन आएगा, कैथोड आएगा, कैटायन आएगा, तो ये कैथोड कहलाएगा। हो गया ना? वैसे यहां भी नाम रखा गया है। तो ये देखो NaCl भी टूटेगा। NaCl किसमें? Na प्लस और Cl2, अभी Cl माइनस ही रखते हैं। H2O कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। हाँ, इसको O2 माइनस में नहीं तोड़ना है, OH माइनस में तोड़ना है बस। अब ये देखो दोनों पॉजिटिव आयन है, कहाँ अट्रैक्ट होगा? कैथोड पर। ये दोनों नेगेटिव आयन है, ये कहाँ अट्रैक्ट होगा? एनोड पर। यहीं पर डिस्चार्ज होकर के अपना जो रेस्पेक्टिव सब्सटेंस, गैस या लिक्विड या सॉलिड जो बनना होगा वो बनेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी लगाकर अगर डिकम्पोज किए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? अब आते हैं और आगे, अगला है फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर? फोटो डिकम्पोजिशन में क्या है वो ध्यान देना थोड़ा सा। फोटो डिकम्पोजिशन कहा गया कि कुछ सब्सटेंसेस के बीच का बॉन्ड बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से टूट जाता है ना, कि सिर्फ उसको लाइट में रखो और वो टूट जाएगा। तो अगर सिर्फ लाइट में रखने से अगर टूट जाए, ध्यान देना, तो क्या लिखा गया? डिकम्पोज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली। सिर्फ सनलाइट में ही टूट जाना है। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। अब देखो ये दो एग्जांपल, ये जो सिल्वर वाला कंपाउंड है ना वो सनलाइट से टूट जाएगा। तो अब अगर फिर से बोर्ड एग्जाम में क्या दिखा? सिल्वर का कंपाउंड, सिल्वर क्या दिखा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये दोनों को तोड़ने के लिए क्या? सनलाइट। सनलाइट, ठीक है, सनलाइट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी एच न्यू करके लिखा हो, ये वी नहीं है, न्यू, वो फ्रीक्वेंसी को बताता है। हो सकता है कि ऐसा सिंबल लगा हो, तो ये एच न्यू भी किसको? सनलाइट के लिए यूज, मतलब लाइट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो ये फिर से क्या बन जाएगा? Ag प्लस और एक में Cl माइनस और दूसरे में Br माइनस मिल जाएगा। इस तरह से टूटता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो है अपना सिल्वर सॉलिड और दूसरा क्या? Cl2 गैस में और ये Br2 गैस में टूट जाएगा। तो ये दोनों इस तरह से फॉर्म। क्लियर? तो हमारे पास क्या है? कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह में थर्मल है, इलेक्ट्रोलाइटिक है और फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर? फिर देखो यहाँ क्या लिखा है? सिल्वर क्लोराइड गेट टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जैसे सनलाइट में रखते हैं वो ग्रे। अबव रिएक्शंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। यही यूज होता है। तो ये पॉइंट को थोड़ा याद रखना है। यहाँ जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना वो एकदम ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्लियर? अब आता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल सा ये है। इसके लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखना होता है। रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ मिलता है? चैप्टर
किसमें? मेटल्स नॉन मेटल में, कि मोर रिएक्टिव मेटल, और इधर एक हाइड्रोजन आता है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा और हाइड्रोजन से जो नीचे होगा। इसमें हम लोग सबसे ऊपर पोटाशियम, तब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक ऐसे करके लेते थे। तो क्या होता है कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, किसी भी लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, कॉमन सी बात है। अगर कोई कमजोर बच्चा चॉकलेट खा रहा है, वही चॉकलेट किसी ताकतवर को पसंद आ गया, बड़े भाई को पसंद आया, क्या करेगा? एक पंच देगा, फिर चॉकलेट छीन लेगा, मतलब डिस्प्लेस हो गया। कौन डिस्प्लेस? चॉकलेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव मेटल लेस को डिस्प्लेस करे फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट। जैसे आयरन सॉलिड में, कॉपर सल्फेट था पानी में, देखो कॉपर के साथ यहां भी सल्फेट है, लेकिन जैसे हम उसमें आयरन देते हैं, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एकदम विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम समझाया गया है कि ये जब कॉपर सल्फेट होता है तो ये कलर का सॉल्यूशन ब्लू होता है, और जैसे ही हम आयरन का नेल इसमें दिए, कांटी है ना, इसमें दिया जाएगा, तो धीरे धीरे ये सॉल्यूशन बन जाएगा फेरस सल्फेट, मतलब ये सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारा, और कॉपर उसी नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, और कांटी वाला जो आयरन है वो निकलकर सल्फेट वाले में चला गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर सॉलिड में जमा हो गया। ठीक है, तो लिखा भी गया, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ Cu एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4। ठीक है, चेंजेस डर्टी ग्रीन कलर, फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, ये लिखा गया। क्लियर? तो ये सबसे कॉमन सा एग्जांपल था जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये अच्छे से दिया है। जब ये खत्म होता है तो अपने पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको प्रेसिपिटेशन भी कहा गया है। प्रेसिपिटेशन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो देखते हैं, ध्यान देना। सोडियम सल्फेट के साथ है, ध्यान देना, सल्फेट अभी सोडियम के साथ है, ऐसा भी कहते हैं। क्लोरीन अभी बेरियम के साथ है। दोनों का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब दो टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में सोडियम सल्फेट लेना है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लेना है, दोनों को मिला दो। ठीक है, तुरंत वेरी फास्ट ये रिएक्शन होता है, सल्फेट चला जाएगा बेरियम के साथ और वो सॉलिड बन गया। पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, उस पर भी आएंगे थोड़ी देर बाद, पहले ये देखते हैं। क्लियर? और क्लोराइड सोडियम के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, मतलब यहां आयंस का एक्सचेंज हो गया और दोनों आपस में डिस्प्लेस कर, इसलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, या आयन एक्सचेंज हो गया तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन। या फिर देखो, अब ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड को हम पीपीटी लिखते हैं। क्यों पीपीटी लिखते हैं? क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है अपना, इसमें क्या मिला है, दोनों टेस्ट ट्यूब मिला के वो मिला हुआ है, तो ये जो मिला हुआ है ये सॉल्यूशन अपना NaCl है, और यहां नीचे जम चुका है वो कौन, वो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट। अब ध्यान देना, ये बेरियम सल्फेट इसमें डिसॉल्व नहीं कर रहा है, घुल नहीं रहा है, तो कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बन रहा है, इनसॉल्युबल सॉलिड अगर बन रहा है, तो उसी को क्या कहा गया, पीपीटी, प्रेसिपिटेट कहा जाता है। यही पीपीटी वो बेरियम सल्फेट को निकाल कर फिर अलग से सिर्फ पानी में देना तो घुल सकता है, लेकिन ये NaCl के सॉल्यूशन में नहीं घुलता है, तो यहां हम इसको क्या नाम देंगे, पीपीटी का नाम देंगे। आ गई बात समझ में? फिर दूसरा देखो, ये फर्स्ट एग्जांपल था, यहां लिखा व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट पीपीटी, ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि सब पीपीटी रिएक्शंस ही हो। ठीक है, फिर अब अगले नेक्स्ट क्या है अपने पास, आगे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, पोटाशियम आयोडाइड KI रिएक्ट किया लेड नाइट्रेट से, फिर लेड नाइट्रेट आया, भी उधर डिकम्पोजिशन में भी आया था, थर्मल डिकम्पोजिशन में। ये दोनों देखो, भी नाइट्रेट किसके साथ है, लेड के साथ है। जैसे रिएक्शन होगा नाइट्रेट किसके साथ, पोटाशियम K+ के साथ, देखो KI मतलब K+I-, लेड नाइट्रेट का मतलब Pb2+ और NO3-। तो ये पॉजिटिव आयन
कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव के साथ। तो हम कहेंगे ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। यही बात समझ में? तो ये क्या कहलाया अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाया। ठीक है, फिर दूसरा इधर, अब इसमें जो सॉलिड बना, देखो येलो पीपीटी, ये सॉलिड है तो पीपीटी के लिए डाउन एरो भी यूज करना, ये भी चलेगा। क्लियर है? फिर 2 kBr पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, फॉर्मूला का भी ध्यान रखना है। देखो Ki यहाँ पोटेशियम आयोडाइड था, ये BaI2 है, वही वैलेंसी वाला लोचा। बेरियम ग्रुप 2 में है, उसका वैलेंसी 2, आयोडीन का वैलेंसी 1, यहाँ पोटेशियम का वैलेंसी 1, तो 1 1 तो सेम रह गया। वो क्रिस क्रॉस मेथड वाला 9th में पढ़े थे, वही है। अभी इस क्लास में वो नहीं बताएंगे हम। फिर ये वाला रिएक्शन भी, ये सब एनसीईआरटी को लेते हुए बनाया गया। ठीक है, जैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट खत्म होगा तो अपना वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स। कि मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो तो वैसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं। अप टू 10th लेवल, जो 10th में पूछ रहा है या बात हो रहा है, वो होता है क्या, किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जाकर के मिल जाए, ऐड हो जाए, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, कि वहां पहले हाइड्रोजन था और रिएक्शन में आया तो हाइड्रोजन से अलग हो गया, तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक इसका उल्टा नीचे है, ऊपर देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO था, रिएक्शन में जाने वाला सिर्फ कॉपर बचा, तो कॉपर से कौन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ऊपर देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो कॉपर फ्री था, अभी ऑक्सीजन मिल गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, यहां पर ऑक्सीजन की वजह से, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहां पर रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, हाइड्रोजन आया इसलिए कॉपर का रिडक्शन हो गया, तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अगली बात समझ में? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, बहुत प्रॉब्लम होगा नहीं तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन 11 12 दोनों में पढ़ना है और दोनों में अच्छे लेवल पे पढ़ना है। ठीक है ना, तो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो इन दिस रिएक्शन कॉपर रिड्यूस्ड, इसमें ऑक्सीडाइज, सो इसका इफेक्ट क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, एवरीडे में क्या इफेक्ट है। तो देखो कोरोजन लिखा है पहला वर्ड, है ना। हम लोग एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, खाने का मतलब रिवाइटल। व्हाट इज दिस रिवाइटल? तो क्या होता है हमारे बॉडी में भी बहुत, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा हड्डी में जंग लग जाता है। जंग लगना मतलब काम करना बंद करना या स्लो हो जाना, सुस्त हो जाना। क्यों सुस्त हो गए? ऑक्सीडेशन। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक्टिव होने चाहिए लेकिन उनमें जंग लग गया, ऑक्सीडाइज हो गया, उसको हम कहेंगे कोरोजन। तो क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो उस जंग को छुड़ा दे, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में ना। तो हमारे एवरीडे लाइफ पर क्या है, तो पहला कोरोजन। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज बैड थिंग बट कोरोजन ऑफ अल्युमिनियम इज गुड। बहुत जनरल क्वेश्चन है कि ये जो अल्युमिनियम है हमारा, कहीं भी अल्युमिनियम का आजकल गेट बहुत सारा चीज काम हो रहा है ना, तो अल्युमिनियम में क्या देखोगे ना कि ऊपर का लेयर ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब ऊपर का लेयर ना चमक नहीं रहा, वो फर्दर आगे ऑक्सीडेशन से बचाता है उस लेयर का फॉर्मेशन। लेकिन आयरन में जैसे ही जंग लग रहा है मतलब वो रस्ट पाउडर की तरह गिर रहा है, विच इज वेरी बैड। क्लियर? तो जब भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन वो रस्टिंग कहलाया इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मतलब थोड़ा बहुत H2O वहां आ जाए। क्लियर? लेकिन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, अल्युमिनियम का, विच इज गुड। और आयरन का ऑक्सीडेशन रोकेंगे कैसे? गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सब। फिर क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो खाना, जो भी खाना कैसे हो, तला हो, भुना हो ऑयल में,
और कुछ देर छोड़ दिया जाए, गर्मी के दिन में जल्दी खराब हो जाता है। सब्जी सुबह बना और शाम तक बैड इन टेस्ट एंड स्मेल, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है कि बैड इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्यों होता है? ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमारे नेचर में, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फूड में ऑयल प्रेजेंट जो होता है उससे रिएक्ट कर जाता है, ऐसे ऐसे करके बताना है। ठीक है, उसको रोकेंगे कैसे? तो बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, फ्रिज में रख दो, एयर टाइट पैक कर दो, एल्युमिनियम फॉइल में पैकिंग कर दो। ये सब हमारा जो तरीका है, इससे हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। क्लियर? तो ये अपना पूरा लेक्चर था किस पर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। ठीक है, इससे एकदम एक जनरल कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये सब चीज था। अब हम सीधे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो अगले 2 लेक्चर में हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसको इक्वेशन में लिखेंगे बैलेंसिंग वाला, और दूसरा कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके।